हेलो दोस्तों, आज मैं आपको तत्सम तद्भव हिंदी के जो है तत्सम तद्भव टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा कि तत्सम तद्भव क्या होता है और देशज और विदेशज ये क्या होता है। ठीक है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव है कि क्या है। तो उसकी आज पूरी डिटेल हम आपको समझाते हैं ताकि आपको कभी आगे कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये समझेंगे। उससे पहले हम जान लें कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जो शब्दकोश है, ठीक है, सब एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि तत्सम क्या होता है। कोई भी भाषा हो जो उसकी मूल शब्द होगा, मूल लैंग्वेज होगी, वो तत्सम होगी। ठीक है, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जो है इंग्लिश हो, चाहे आपका उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, उसका जो मूल शब्द होगा वो तत्सम कहलाता है। उस लैंग्वेज में जो बना हो, ठीक है, उस लैंग्वेज का जो शब्द होगा वो तत्सम कहलाता है। ठीक, अभी हम इसको और क्लियर करेंगे थोड़ा सा। पहले हम ये समझ लेते हैं जो हमारा हिंदी का जो शब्दकोश है, जो शब्दकोश, और वो भी हिंदी का जो हिंदी का शब्दकोश जो बना हमारा, उसमें कहाँ कहाँ से लैंग्वेज आई। उसमें एक तो हमारी जो लैंग्वेज आई वो आपकी आई संस्कृत से, मतलब जो हमारे शब्द आए, जो शब्द आए वो संस्कृत से आए। ठीक है, संस्कृत से सीधे हिंदी के शब्दकोश में, जो हिंदी की जो डिक्शनरी है, हिंदी का जो शब्दकोश है, उसमें संस्कृत से सीधे शब्द आ गए हिंदी में डायरेक्ट, बिना किसी चेंजेस के। ठीक, दूसरे शब्द वो आए जिसमें चेंज हुआ, यानी तद्भव, यानी संस्कृत के जो शब्द जो थे वो चेंज होके हिंदी में जो आ गए, रूप परिवर्तन हो गया, लेकिन मतलब नहीं बदला, उसका मतलब वही रहा, यानी उसकी जो मीनिंग थी वो वही रही, लेकिन उसका रूप बदल गया, वो कहलाए तद्भव। ठीक है, इसके बाद जो शब्द आए वो आए देशज। जो हिंदी शब्दकोश है उसमें जो शब्द हैं वो है देशज। देशज का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं जो शब्द, वो देशज कहलाते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज क्या होती है? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकल भाषा बोली जाती है वो लोकल शब्द कहलाते हैं, या हमारे अपने क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लोकल, यानी जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई और लैंग्वेज, दूसरे शहर में कोई और लैंग्वेज, दूसरे स्टेट में कोई लैंग्वेज। ठीक है, मतलब अपने एरिया वाली लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज। जैसे हम लोग अपने बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि किवाड़ा खोल दो, खिड़की है, ठीक है, कुंडी है, या कहते हैं कुछ कोई शब्द ऐसा ले लीजिए जो मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज होता है, तो वो कहलाता है। जैसे आपका एक आध शब्द हैं, जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे कहते हैं दुआरे बैठाल दो, छगड़ी है, किवाड़ा है, ठीक है, डिबिया है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं। ठीक, यानी ये लोकल लैंग्वेज वाले शब्द हैं। ये उनके मतलब लोकल लोगों से बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं देशज शब्द। इसके बाद फिर एक शब्द होता है विदेशज। विदेशज जो होता है जो फॉरेन से लैंग्वेज आई हमारे यहाँ। ठीक है, फॉरेनर जो इंडिया में जो लोग आए, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे इंडिया में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ मुस्लिम्स का हुआ, अरबों का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले अरबी इंडिया में आई, लैंग्वेज में अरबी लोग आए। ठीक है, इसके बाद फिर तुर्की लोग आए, तुर्की और ईरानी जो थे, ईरान में चूँकि फारस की खाड़ी बोली जाती है, फारस के आसपास इलाका है, तो ईरान के लोग जो आए या उस साइड के जो लोग आए तो वो फारसी बोलते थे, यानी फारसी लैंग्वेज यहाँ आई। ठीक है, विदेशी भाषा में फारसी आई। फिर कौन आए? फिर पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली लैंग्वेज यहाँ आई। ठीक है, फिर आपके फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी लैंग्वेज आई। ठीक, उसके बाद अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी आई। तो ये इस प्रकार से विदेशी लैंग्वेज जो थी ये भारत में आई। चूँकि भारत में लोग आते थे, व्यापार करने आए या राज करने आए, यहाँ आए व्यापार करने, उसके बाद यहाँ पर आक्रमण भी किया, उसके बाद भारत में बस गए तो उनकी लैंग्वेज भी यहाँ यूज़ होने लगी। तो जब लैंग्वेज यूज़ हुई तो वो भी डिक्शनरी में डाली गई,
हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें वो शब्द उसमें डाले गए। ठीक है, जैसे फारसी के शब्द हैं आपके जो तहसील वगैरह में कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, अरबी के शब्द यूज़ किए जाते हैं, उर्दू भी एक लश्करी लैंग्वेज है, हिंदी की तरह उर्दू भी है लैंग्वेज। ठीक है, तो उर्दू में भी अलग अलग भाषाओं के शब्द उसमें हैं। ठीक है, अरबी की ही तरह है, उसका जो लिपि है वो अरबी वाली है। ठीक है, जैसे हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, तो उसमें भी यही है, सेम इसी तरीके से हिंदी में जिस तरीके से यूज़ हुआ है। ठीक, तो खैर वो तो लैंग्वेज अलग है, उसमें उसकी तो बात बाद में करेंगे कभी, लेकिन अभी हिंदी को हम समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे अरबी आए तो अरबी वाले जो शब्द आए वो रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए। ठीक है, लेकिन मायने वही रहा। जैसे खसरा, खसौन, खतौनी, ये सब क्या है, ये सब फारसी के शब्द हैं। ठीक है, लेकिन वो हिंदी में यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक, अभी आपको और भी शब्दों को बताएंगे, आगे डिटेल में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो फिलहाल ये जान लीजिए विदेशी शब्द यही हैं। ठीक है, अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इनसे जो शब्द आए और सीधे अगर जो इसमें आ गए शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, तो वो तत्सम हुए और उनका रूप परिवर्तित हो गया तो वो कहलाएंगे तद्भव। ठीक है, यानी मूल भाषा के शब्द जो हैं वो घिस पिट करके हिंदी में आ गए, वो सब तद्भव हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में वो तद्भव ही बोलते हैं। ठीक है, तो तत्सम का अगर जो हम देखें क्या मतलब हुआ, संस्कृत वाले जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, और ये तद्भव हो गए। ठीक, तो तत्सम को अगर जो हम और डिफाइन करें तो तत्सम का मतलब होता है ये जो बना है तत् प्लस सम से, यानी उसके समान। यानी संस्कृत ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज। ठीक है, चाहे वो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी कोई भी हो, उसके शब्द डायरेक्ट अगर जो हिंदी के शब्दकोश में ले लिए गए तो वो सब तत्सम है, और अगर जो रूप परिवर्तित करके लिए गए तो वो सब तद्भव कहलाएंगे। तद्भव का मतलब होता है, अगर जो इसको हम डिफाइन करें थोड़ा सा और इसका संधि विच्छेद करें तो तद्भव, तद प्लस भव, तद का मतलब होता है उससे उत्पन्न, ये होता है उसके समान, यानी उस लैंग्वेज के समान जो लैंग्वेज ओरिजिनल है, यानी ओरिजिनल लैंग्वेज से जो उत्पन्न हुए शब्द वो सीधे हिंदी में ले लिए गए, वो कहलाएंगे तत्सम, यानी उसके समान, और इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। ठीक है, यानी उस लैंग्वेज से जो उत्पन्न हुए। ठीक, तो ये चार तरीके के जो शब्द हैं, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हिंदी शब्दकोश में रखे गए। ठीक है, अब हिंदी शब्दकोश क्या है कि वो बन ही रहा है आगे। ठीक है, तो जब बन रहा है तो उसमें तरह तरह के शब्द जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, चूँकि जो साहित्यकार हैं या आपके जो कवि हैं, ये लोग तरह तरह के शब्द खोजा करते हैं। ठीक है, जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो नए नए शब्द जब खोज लेते हैं तो उठा के करके वो डिक्शनरी में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो जब नए शब्द खोजे जाते हैं तो अगर जो ओरिजिनल उस भाषा से लिए गए हैं तो तत्सम, और अगर जो रूप परिवर्तित हो गए तो वो तद्भव। ठीक है, तो खोजे जा रहे हैं लगातार, तो उस आधार पे जो है हम तत्सम को जो डिफाइन करें, जो शब्द चल रहे हैं, तो उसमें तीन तरीके के तत्सम होंगे। एक परंपरागत होता है, और एक होता है निर्मित तत्सम, और एक होता है अर्ध तत्सम। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो तीन तरीके के तत्सम होते हैं। एक होता है परंपरागत तत्सम, जो होंगे तीन तरीके के, एक परंपरागत, एक होगा निर्मित, और एक होगा अर्ध तत्सम। ठीक है, ये सब तत्सम है, तत्सम। ठीक है, परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम और अर्ध तत्सम। ठीक है, परंपरागत तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा में शुरू से थे वो परंपरागत हैं। ठीक है, यानी परंपरा उनकी चली आ रही है, और आज भी जो लेखक हैं वो तत्सम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तत्सम शब्द बना रहे हैं, यानी जो संस्कृत भाषा में शुरू से थे वो सारे शब्द परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। यानी जो शुरुआत से थे, संस्कृत में शुरू से थे। ठीक है, यानी शुरू से थे वो कहलाते हैं
परंपरागत तत्सम यानी ट्रेडिशनल तत्सम, ठीक है। ट्रेडिशनल चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो परंपरागत तत्सम कहलाते हैं, जो संस्कृत में शुरू से थे। फिर निर्मित तत्सम क्या हो गए? निर्मित तत्सम वो हो गए जो नए विचार और व्यापारों को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़ लिए गए, ठीक है। यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़ लिए गए, ठीक है, तो वो कहलाते हैं निर्मित, ठीक है। विचारों और व्यापारों के आधार पर गढ़ लिए गए, ठीक है, यानी जो समय समय पर गढ़ लिए गए वो कहलाते हैं निर्मित, यानी उनका निर्माण होता रहा, ठीक, निर्मित तत्सम कहलाते हैं। फिर होता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम क्या होता है? संस्कृत से तो आए लेकिन सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, ठीक है। यानी आए तो संस्कृत से लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कहलाते हैं अर्ध तत्सम। जैसे कुछ शब्द हम लेते हैं, जैसे अग्नि ले लें, अग्नि ये एक तत्सम है, तो ये आ गया हिंदी में तो आगिन बन गया, ये अर्ध तत्सम कहलाएगा। अग्नि का आगिन मतलब अर्ध तत्सम है ये, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कृष्ण का होता है किशुन आ जाएगा, ठीक है। अक्षर का आधा चा छारा, ठीक है। अक्षर जो है आपका तत्सम है और आपका आधा चा और छा और रा बन जाएगा, तो ये कहलाएगा अर्ध तत्सम, ठीक है। यानी संस्कृत से तो आए लेकिन सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो अर्ध तत्सम कहलाएगा, यानी थोड़ा परिवर्तन, ये कहलाता है अर्ध तत्सम, ठीक है। तो परंपरागत तत्सम समझ में आ गया, निर्मित तत्सम समझ में आ गया, अर्ध तत्सम समझ में आ गया। परंपरागत वो जो संस्कृत में शुरू से थे, यानी उनकी परंपरा चली आ रही थी, वो हो गए। निर्मित वो हो गए जो समय समय पर गढ़ लिए गए, ठीक है, बना लिए गए। और अर्ध तत्सम वो हो गए जो थोड़ा सा संस्कृत में परिवर्तन करके और शब्द बने, वो कहलाए आपके अर्ध तत्सम। तो तत्सम 3 प्रकार के ये हैं, ठीक है, परंपरागत तत्सम, निर्मित तत्सम और अर्ध तत्सम, ठीक है। तो तत्सम थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तत्सम की पहचान क्या होती है वो हम आपको भी बताते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा, भारत की जितनी भी लैंग्वेज हैं, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, जानते ही आप। लेकिन सबसे पुरानी जो लैंग्वेज वो आपकी संस्कृत ही है, ठीक है। आप अगर जो पीछे बैकग्राउंड में चलेंगे इंडिया में, तो इंडिया में क्या था? वैदिक काल। अगर जो वैदिक काल चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो काल स्टार्ट हुआ वो आपका वैदिक पीरियड था, और वैदिक पीरियड में संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है। तो जो आपका वैदिक काल था, वैदिक काल जिसमें वेद और पुराण की जो रचना हुई है, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, तो उसमें जितने भी ये वेद पुराण सब बने हैं सब संस्कृत लैंग्वेज में हैं, ठीक है। तो संस्कृत क्या है? ओरिजिनल लैंग्वेज। हिंदुस्तान की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो संस्कृत है, सबसे पुरानी लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत। उसके बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ? अब इस समय अलग अलग स्टेट है। तो जब राज्यों का जब निर्माण किया गया तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ था। पता ही है आपको, इतिहास अगर जो पढ़ेंगे आप, तो भारत में जो राज्यों का जो निर्माण हुआ तो भाषा के आधार पे अलग अलग सीमाएं बनाई गई, ठीक है। इस राज्य में ये भाषा बोली जाती है तो ये, जैसे उड़ीसा है तो उड़िया बोली जाती है, ठीक है। या केरल है, कन्नड़ बोली जाएगी, ठीक है। मलयालम है, केरल है तो मलयालम बोली जा रही है वहाँ पर, ठीक। पंजाब है, पंजाबी बोली है। गुजरात है, गुजराती बोली जा रही है। महाराष्ट्र है, मराठी बोली जा रही है वहाँ पर। तो जितनी भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज हैं इन स्टेट में जो बोली जाती है अलग अलग, वो सब संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। उनमें संस्कृत के ही शब्द हैं ज़्यादातर सब, ठीक है। तो जो भारत की जो भाषा है, यानी भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं अलग अलग स्टेट की, राज्यों की जो भाषाएं हैं, वो सब संस्कृत से ही उत्पन्न है। यानी संस्कृत क्या है? भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी मदर है, ठीक है, मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया के स्टेट्स की जितनी भी लैंग्वेज है उनकी सबकी ज़्यादातर मदर जो है वो संस्कृत है। संस्कृत क्या है? माता है सारी जितनी भी है, यानी बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ठीक है, मलयालम है। इसमें जो शब्द आए हैं वो संस्कृत से ही आए हैं सब, ठीक है। तो संस्कृत इनकी सबकी मदर हो गई, माता जी हो गई, मम्मी है समझ लीजिए, ठीक है। तो संस्कृत क्या है? इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स की जो भाषाएं हैं उनकी मम्मी है संस्कृत, ठीक है, मदर है, ठीक। तो तत्सम और तद्भव थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं कि इसको जो क्या इसमें और है। तो हिंदी में जो
शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं वो हिंदी भाषा में एक तरीके से दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी के जो शब्द हैं वो दूध पानी की तरह मिले हुए, जो विदेशी शब्द हैं हिंदी भाषा में वो दूध पानी की तरह मिले हुए। बहुत से विदेशी शब्द इसमें हैं, जैसे आपका ऑफिसर है, अफसर बोला जाता है। ठीक है, ऑफिसर क्या है, वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश शब्द है, और हिंदी में क्या लिखते हैं, हम अफसर लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो शब्द हैं भैया हम आपको और डिटेल में बता देंगे आपको। जैसे हॉस्पिटल है तो इंग्लिश शब्द है हॉस्पिटल, और हिंदी में क्या है, अस्पताल हम बोलते हैं। ठीक है, तो अस्पताल क्या हुआ, तद्भव। हॉस्पिटल क्या हुआ, तत्सम। इंग्लिश का ओरिजिनल शब्द है ना, तत्सम हो गया। या आपका जो है बॉटल है, बॉटल क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, तो ये तत्सम है। अब बोतल बोलेंगे तो हिंदी में उसका रूप बदल गया, लेकिन मतलब तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे बोतल, तो वो हिंदी हो जाएगा। या पुर्तगाली शब्द ले लीजिए, पुर्तगाली में क्या बोलते हैं, अलमारी, और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी में, आलमारी। ठीक है, या चेव बोलते हैं, पुर्तगाली में क्या कहते हैं, चेव, CHAV। चेव का मतलब होता है चाबी, तो चाबी बोलेंगे तो हिंदी हो जाएगी। ये हिंदी में चाबी बोलते हैं, ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम, ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। ठीक है, तो ओरिजिनल भाषा का जो ओरिजिनल शब्द होगा वो कहलाता है तत्सम, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, और उसका रूप बदल के आएगा वो कहलाएगा तद्भव। तो ये तद्भव हो गया चाबी। ठीक है, या आप अरबी कोई शब्द ले लीजिए, फारसी ले लीजिए, अभी हम आएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ये होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इसमें पॉइंट्स होते हैं वो आपको बता देते हैं हम। अच्छा, आम बोलचाल की जो भाषा है वो तद्भव ही है। ठीक है, यानी जो आम बोलचाल हम लोग जो बोलते हैं वो तद्भव है, यानी आम बोलचाल की भाषा जो है वो तद्भव है। या तद्भव को मान लीजिए, इसको भोजपुरी भी बोल दीजिए, भोजपुरी से याद रखिए, भोजपुरी भी होती है तद्भव। क्या है, भोजपुरी टाइप की अपनी वैसी लैंग्वेज, जैसे भोजपुरी में लोग बोलते हैं। ठीक है, कि वहाँ गए, वहाँ बगलिया माँ, इस टाइप से लैंग्वेज होती ना, तो तद्भव जो है एक तरीके से समझ लीजिए भोजपुरी, अपने आम बोलचाल की भाषा जो हम लोग आपस में बोलते हैं। ठीक है, तो वो तद्भव है। और तत्सम और तद्भव में से कोई एक सीख लीजिए, दूसरा अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, अगर जो तत्सम आप जान गए तो दूसरा उसका शब्द वो तद्भव होगा, या तद्भव जान गए उसी का दूसरा शब्द तत्सम होगा। तो तत्सम और तद्भव में से कोई एक जान जाइए तो आपको दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तत्सम और तद्भव, यानी दोनों में से कोई एक सीख लीजिए। जैसे अभी हमने बताया था आपको कि विलोम शब्द और पर्यायवाची, दोनों में से कोई एक जान लीजिए। पर्यायवाची पता होगा तो विलोम तो अपने आप पता चल जाएगा उसका। ठीक है, उल्टा क्या होगा, तो तत्सम सीख लीजिए तो तद्भव अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तद्भव सीख लेंगे तो तत्सम अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अच्छा, संस्कृत के कुछ शब्द जो अच्छा घिस पिट के इसमें आए तद्भव में। ठीक है, संस्कृत भाषा से जो शब्द चेंज हुआ तो संस्कृत से क्या आया, जिस शब्द का परिवर्तन हुआ उसको कई साल लगे, उसको जो है कई 100 साल लग गए भाषा बनने में, हिंदी भाषा बनने में। हिंदी भाषा में जो शब्द रखे गए हैं, यानी उसका शब्द जो था ओरिजिनल यानी संस्कृत का, वो घिस पिट के दूसरी लैंग्वेज में गया, दूसरी से उठ के दूसरी लैंग्वेज में गया। जैसे संस्कृत से गया आपका जो शब्द, जो भाषाएं बीच में आई हैं, यानी पाली आई है, प्राकृत आई है, संस्कृत से फिर पाली में वो आया, पाली के बाद फिर प्राकृत में आया। ठीक है, और ये आपके जो पाली है, प्राकृत है, ये गौतम वो जो अशोक वगैरह हैं इनके टाइम में लैंग्वेज थी। फिर अपभ्रंश उसका हुआ। ठीक है, फिर वो आया हिंदी में, यानी इतना वो घिस पिट गया कि अब वो भोजपुरी लगने लगा है। वो शब्द जो है ओरिजिनल था वो भोजपुरी लगने लगा है, घिस पिट कर आया, घिस पिट गया, यानी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी में आया। ठीक है, घिस पिट के, तो वो ओरिजिनल शब्द था संस्कृत, अब आके आ गया वो तद्भव। तो ये तत्सम था, अब आके बन गया वो तद्भव। ठीक है, लेकिन रूप बदला है, मायने नहीं बदलते, मतलब नहीं बदलता उसका। ठीक है, जैसे एक शब्द हम उठाते हैं, जैसे आता है अग्नि। अग्नि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। इसके बाद फिर ये बना जाके अग्गी। ये आपका जो अग्गी है ये प्राकृत भाषा में था, अग्गी। ठीक है, और उसके बाद फिर तद्भव में क्या बन गया जाकर के, आग। ये प्राकृत में था अग्गी, और ये आग बन गया
तद्भव। तो ओरिजिनल जो शब्द था अग्नि, ये था संस्कृत में यानी तत्सम, यानी संस्कृत का था, और इसको हम कह लेंगे तत्सम। ठीक है, तो अग्नि से बन गया अग्नि, अग्नि से बन गया आग। ठीक है, तो अग्नि जो है आपका वो प्राकृत है। तो इस तरीके से शब्द आ गए। ठीक, अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तद्भव होने के बावजूद भी तत्सम लगते हैं। ठीक है, जैसे आपका आशा और निराशा। जैसे आप एक शब्द लीजिए, आशा और निराशा। आशा और निराशा, ये तो हमारा तद्भव है, लेकिन ये तत्सम है। ठीक, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो तद्भव होने के बावजूद भी तत्सम मालूम पड़ते हैं। निराशा लग तो रहा है तत्सम, लेकिन है ये तद्भव। जैसे आशा तत्सम है, निराशा तद्भव है, लेकिन लग रहा है तत्सम। ठीक है, तो अच्छा, कुछ संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, जैसे अति है, परि है, ये उपसर्ग हैं। ठीक है, इनका भी प्रयोग किया जाता है तत्सम में। ठीक है, तो कुल मिला के ये उपसर्ग जो है वो 22 है। ठीक है, और इनका प्रयोग भी किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। और जो ठीक, अब हम पहचानेंगे कैसे तत्सम को, जरा पहचान को समझें हम। तो पहचान देखिए कैसे हम तत्सम पहचानते हैं, उसके लिए पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। आप चाहें तो उसको नोट भी कर लीजिएगा अपने पास, वीडियो को पॉज करके। और यानी तत्सम की पहचान हम कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है आपका जो पहचान करने का, यानी तत्सम में जो है वा होता है, और तद्भव में वो, यानी तत्सम और यहाँ तद्भव, हम आराम से समझा देते हैं आपको। तद्भव, तत्सम में अगर जो वा होगा, तद्भव में वो बा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तत्सम में वा, तद्भव में बा में बदल जाता है। ठीक है, वा बा में बदल जाता है, तत्सम में वा, तद्भव में बा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लें हम आपका, तो वणिक है, जैसे एक उदाहरण है आपका वणिक। वणिक जो है हम बनिया को कहते हैं, तो वा का बा बन गया बनिया। ठीक है, जैसे लिखा है वर यात्रा, वर यात्रा, तो इसको हम कहते हैं बारात। ठीक है, बारात जा रही है। ठीक, तो बारात हो गया तद्भव, वर यात्रा होगी आपकी तत्सम। ठीक, यह आपका वर्षा है। ठीक, तो इसका हो जाएगा बरसात। तो क्या हो रहा है, वा बा में बदल रहा है, वा बा में। ठीक है, वा जो है बा में बदल जाता है, तो तत्सम में वा, तद्भव में बा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है छा का प्रयोग जो है वो हम हमेशा तत्सम में करते हैं। छा, कुछ एक अपवाद को छोड़ करके हम छा का प्रयोग जो है तत्सम में ही करते हैं। 99% तत्सम में ही यूज़ किया जाता है। 99% छा का प्रयोग तत्सम में ही होता है। ठीक है, जैसे लिखा होगा क्षीर, ये तत्सम है, और इसका हो जाएगा खीर। ठीक है, तो क्षीर जो आ जाएगा ये तत्सम शब्द है, खीर जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका शा सा में बदल जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए एक तरफ जो है तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक, तो शा जो है तत्सम में शा सा में बदल जाता है, तद्भव में सा में बदल जाता है, शा सा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है श्वसुर, श्वासुर, तो ये बदल के हो जाएगा ससुर। ठीक है, शा सा में बदल जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट है री जो है तत्सम में ही यूज होता है। री जो होता है, ऋषि वाला री जो है वो मोस्टली जो है तत्सम में यूज होता है। ठीक है, री तत्सम में ही यूज होगा। ठीक, और जैसे लिखा होता है श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार जो है वो री आ जाएगा उसमें, या मृतिका लिखा है। ठीक है, तो री जहाँ भी आए समझ लीजिएगा, जैसे मृतिका है, री इसमें आया है तो समझ लीजिए तत्सम है। मृतिका यानी मट्टी को कहते हैं मृतिका, और श्रृंगार का श्रृंगार आता है। ठीक है, तो वो आपका री उसमें आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है
विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है 2 बिंदी लास्ट में आना। ठीक है, जैसे लिखा है ज्येष्ठा, अब विसर्ग लगा है तो ये तत्सम हो गया। ठीक है, और ज्येष्ठा को हम लिख देंगे ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ जैसे ना ज्येष्ठ भ्राता बड़ा जिसको कहते हैं, तो ज्येष्ठ बोला जाता है। तो ठा आग की बिंदी अगर जो लगी, 2 बिंदी लगी विसर्ग वाली, तो समझ लीजिए तत्सम है। ठीक है, तो विसर्ग की बिंदी हट जाएगी तो वो तद्भव हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रा। त्रा का प्रयोग हमेशा तद्भव में ही, तत्सम में ही होता है। त्रा सदैव तत्सम। ठीक है, त्रा जैसे लिखा है रात्रि, तो त्रा आ गया, समझ लीजिए तत्सम है, या इसको हम रात कह लें। ठीक है, ये तद्भव हो गया रात। ठीक है, तो त्रा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आधा वर्ण हो, अगर जो अर्ध वर्ण, आधा वर्ण मतलब आधा अक्षर, या जिसमें स्वर ना हो यानी व्यंजन हो, आधा अक्षर या व्यंजन हो, स्वर ना हो, तो वह तत्सम होता है। जैसे लिखा है स्पष्ट, तो यहाँ पर आधा अक्षर आ गया तो ये तत्सम हो गया। ठीक है, स्पष्ट। ठीक है, या इसको हम कहते हैं तद्भव, इसका आता है परस, इसको बोला जाता है तद्भव में परस। या लिखा है आम्र। ठीक है, तो आम्र क्या कह लीजिए, बल्कि ताम्र कह लीजिए। ताम्र जो होता है, आम्र आम हो गया, ताम्र कह लीजिए। उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे ताम्र है, ताम्र क्या है तत्सम, तो तांबा इसका हो जाएगा तद्भव। ठीक है, यानी अर्धवर्ण या व्यंजन वाले, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, व्यंजन और स्वर क्या होते हैं ये हम आपको बाद में समझा देंगे, स्वर और व्यंजन। हालांकि एक झलक हम ऐसी बता देते हैं आपको कि स्वर जो है वो 11 हैं, आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ और री, ये कुल मिला के जो 11 हैं वो कहलाते हैं स्वर। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 11 स्वर हैं। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी व्यंजन बाकी सब 41 व्यंजन है। ठीक, तो टोटल 52 हैं अल्फ़ाबेट्स, टोटल जो है हमारे 52 है, 41 जो है वो व्यंजन है। व्यंजन का मतलब कंसोनेंट, स्वर का मतलब वॉवेल, तो टोटल मिला के हैं 52। ठीक, वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में 52 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन में से कोई हो सकता है, स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आधा अक्षर, तो वो कहलाते हैं हमारे तत्सम। ठीक है, फिर उसके बाद या का जा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो तत्सम में या है तो तद्भव में जा हो जाता है। ठीक है, तत्सम में या, तद्भव में जा हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है आपका युग। युग क्या है, तत्सम है, तो इसका हो जाएगा जुग, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधा शा और टा लिखा है। आधा शा और टा ये सदैव तत्सम होता है। आधा शा और टा वाले जितने भी शब्द आएंगे वो सब आपके तत्सम होंगे। जैसे लिखा है ईस्ट या बिष्टा लिखा है, बिष्टा, बिष्टा कहते हैं बीट को, बीट जो होती है उसको बिष्टा बोलते हैं। ठीक है, बीट, तो आधा शा और टा जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर सब तत्सम होंगे। ठीक, फिर एक है आधा शा और ठा आ जाए, वो भी सब, आधा शा और ठा आ जाए वो भी सब तत्सम होते हैं, सदैव सब तत्सम होंगे। और आधा टा और टा आ जाए वो भी सब तत्सम होंगे, आधा टा और टा। ठीक है, वो सब तत्सम होते हैं। आधा टा जैसे लिखा है टिट्टीब, टिट्टीब जो होता है, टिट्टीब, टिटिहरी को कहते हैं, टिटिहरी, टिटिहरी चिड़िया होती है उसको बोलते हैं टिट्टीब। आधा टा और टा आ जाए तो समझ लीजिए तत्सम, आधा शा और ठा आ जाए तत्सम, आधा शा और टा आ जाए तो वो भी तत्सम है। ठीक है, तो ये तत्सम पहचानने के जो पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक, इसके बाद भी आपको समझ में ना आए
तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, और उसके लिए जो सबसे आसान जो शॉर्टकट है, या उसको स्पेशल मान लीजिए या नोट मान लीजिए, ठीक है, या इसको सबसे स्पेशल मान लीजिए कि जब आप किसी शब्द को बोलें और उसको बोलने में अगर जो बहुत कठिनाई उत्पन्न हो, अंदर से कुछ ऐसा लगे कि बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो आपको बोलने में, तो वो सब तत्सम होते हैं। ठीक है, यानी कठिनाई से बोले जाए या अनकंफर्टेबल महसूस करें आप अपने आप को, तो वो सब शब्द तत्सम होते हैं। ये इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, यानी कठिनाई से जो बोले जाने वाले शब्द या वर्ण कह लीजिए, शब्द या वर्ण जितने भी हैं वो सब तत्सम होते हैं। जैसे री है, बोलने में थोड़ा अजीब सा लगा, शा, ठीक है, त्रा, मेहनत करनी पड़े इन शब्दों को बोलने में या इन अक्षरों को बोलने में मेहनत करनी पड़े, तो वो सब कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, यानी जिन शब्दों को बोलने में मेहनत करनी पड़े, कठिनाई उत्पन्न हो, तो वो सब तत्सम। ये इसकी शॉर्टकट देखा जाए तो ये इसकी शॉर्टकट है। ठीक, तो ये तत्सम की पहचान थी। इसके बाद थोड़ा सा हम आपको तद्भव की पहचान भी बता दें। तद्भव की पहचान क्या है कि तद्भव में ये तत्सम की पहचान थी, और तद्भव की पहचान जान लीजिए क्या होती है कि तद्भव यानी शुद्ध व्यंजन का यूज होगा और 95% मान के चलिए, यानी शुद्ध व्यंजन का 95% प्रयोग होता है। शुद्ध व्यंजन का 95% प्रयोग होता है, वो सब तद्भव होते हैं। ठीक है, और 5% अर्धवर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, और 5% जो होता है वो अर्धवर्ण। ठीक है, कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी सब में यही होता है। 5% आधा वर्ण, आधा अक्षर, और 95% व्यंजन का प्रयोग होगा, कंसोनेंट का जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और चंद्र बिंदी अगर जो लगी है तो समझ लीजिए ये तद्भव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर जो मान लीजिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट तद्भव की पहचान में, तद्भव की जो है पहचान कैसे करेंगे, चंद्र बिंदी लगी है तो तद्भव है। ठीक है, समझ लीजिए ये। ठीक, और जो शब्द जो है जा सा बा छा से प्रारंभ हो, जा सा बा भा से प्रारंभ हो, वो 99% तद्भव होते हैं। 99% तद्भव। तो तत्सम की पहचान आप जान गए, तद्भव की पहचान जान गए। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है कैसे क्या है। इसके अलावा फिर हम अब आपको बताते हैं कुछ जो हिंदी में हेर फेर करके आए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कौन से शब्द हैं, उनको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शब्द को समझा लें आपको कि शब्द क्या होता है। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप शब्द समझ लीजिए, यानी शब्दों का जो हम वर्गीकरण करें, यानी शब्द क्या होता है, तो शब्द को समझिए पहले क्या होता है। ठीक है, तो शब्द का वर्गीकरण, अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारा जो शब्द बनता है वो वर्ण से बनता है। ठीक है, अलग अलग जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के मेल से हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। यानी वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, वर्ण से शब्द बना, और शब्द से, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्द का जो खंड होगा, जैसे शब्द है, जैसे आपका कोई शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए राम ले लिया, एक शब्द राम लिखा है, तो राम को अगर जो ब्रेक कर दें, रा प्लस मा, ठीक है, तो शब्द से बनता है शब्द खंड, ये सॉरी शब्दांश बनता है। शब्द का खंड कह लीजिए या शब्दांश कह लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे शब्द का खंड। शब्द खंड इसी से बनेगा जो आपका शब्दांश। और शब्द खंड क्या हो गए, शब्द के जो खंड करेंगे तो वो ये खंड हुआ आपका, ये शब्द है और इसके खंड हो गए रा और मा। ठीक है, रा और मा इसके खंड हो गए, यानी रा एक वर्ण है,
एक माँ वर्ड है, दोनों को मिला दिया गया तो एक शब्द बना राम, उसको हम शब्द कहेंगे। तो शब्द के जो खंड करेंगे तो वो ये आपके अलग अलग होंगे, इसको कहते हैं शब्दांश। शब्द के जो खंड करते हैं हम वो कहलाता है शब्दांश, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, अगर जो देखा जाए तो शब्दांश जो होते हैं उसमें दो तरीके के शब्दांश होते हैं, जिसमें किसी का अर्थ होता है और अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा, शब्दांश आपकी समझ में आ गया। अब अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, जो शब्दांश आएगा जैसे रा और माँ है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, अलग अलग जो हैं इसका अर्थ नहीं है कोई। लेकिन अगर जो हम एक शब्द ले लें जैसे विद्यालय है तो ये बनेगा आपका विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। विद्या का अलग मतलब है, आलय का मतलब अलग है, ठीक है। तो ये विद्या लेने आना, यहाँ पर विद्यालय, ठीक। तो इसका जो है अर्थ है, तो इस शब्दांश का जो है, जो शब्दांश ये ब्रेक हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ है, ठीक है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना रूढ़ शब्द, और जिसका कोई अर्थ निकल रहा होता है, रूढ़ शब्दों को मिला करके कोई एक शब्द बनाया जाए और उसका मतलब निकल आए, दोनों का अलग अलग, जैसे विद्या का मतलब अलग है, आलय का अलग है, तो ये कहलाता है यौगिक शब्द, ठीक है। तो वही रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। तो ज़रा हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। तो शब्द में तीन तरीके के शब्द होते हैं, ठीक है। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़, ठीक है। एक होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, जो मौलिक रूप में हो, मौलिक रूप जो हो, शब्द का जो मौलिक रूप हो। जैसे अभी हमने लिखा था राम, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो रा प्लस माँ लिख दिया, ठीक है। तो ये तो उसका शब्दांश हो गया, लेकिन ना तो रा का कोई मतलब है ना माँ का मतलब है, तो इसलिए कहलाएगा रूढ़ शब्द। राम क्या हो गया, रूढ़ शब्द, ठीक है। जिसको हम ब्रेक करें अलग अलग वर्णों में, लेकिन उसका कोई मतलब ना हो, जैसे कमल लिखा है, ठीक है। तो का प्लस माँ प्लस ला, इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द। ब्रेक करें और उनके अलग अलग वर्णों का कोई मतलब ना हो तो कहलाता है रूढ़ शब्द। समझ में आ गई, ठीक है। जैसे नाक है, ना और का मिलकर के नाक बनी, तो उसका अर्थ कोई है, ना का ना कोई मतलब, ना का का मतलब, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। अब यौगिक क्या होगा, यानी दो रूढ़ शब्दों के मेल से, ठीक है, यानी दो रूढ़ शब्द जब मिल जाए, ठीक है, उससे कोई शब्द बने तो वो कहलाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण ले, आग बबूला या दूध वाला ले लीजिए। दूध वाला, दूध अलग रूढ़ शब्द है, वाला अलग रूढ़ शब्द है, ठीक है। दूध में दाव धा कोई मतलब नहीं, रूढ़ शब्द। वाला में वावला कोई मतलब नहीं, रूढ़ शब्द। लेकिन दो रूढ़ शब्दों को मिला दिया गया तो बन गया दूध वाला, ये यौगिक शब्द कहलाएगा, ठीक है। ये यौगिक शब्द कहलाएगा, यानी ये एक रूढ़ शब्द, ये एक रूढ़ शब्द, यानी ये भी रूढ़ है और ये भी रूढ़ है, लेकिन दो रूढ़ों के मिलने से एक शब्द जो बना आपका, वो यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के मिलने से बनता है और उसका एक मतलब होता है, मायने होता है। जैसे दूध वाला, तो दूध देने जो आता है उसको दूध वाला बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं ये यौगिक तो होते हैं, योग रूढ़ शब्द जो होते हैं ये यौगिक तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये शब्द होते हैं इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये किसी और को इंडिकेट कर रहे थे, कुछ और मतलब इनका निकल रहा होता है, ठीक है। यानी अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, ठीक है। यानी अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगते हैं ये, ठीक है। जैसे आपका दशानन है, ठीक है।
तो वे यौगिक शब्द जिसमें मतलब मिक्सअप हो दो शब्द, ठीक है, जैसे दशानन है आपका, तो दशानन क्या हो गया, ये इसका अपना कोई मतलब नहीं, लेकिन ये किसी को इंडिकेट करा। दशानन का मतलब 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है, तो रावण को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक, अपना कोई मतलब नहीं, शब्द तो है, यौगिक भी है, लेकिन उसका कोई अपना मतलब नहीं, बल्कि किसी और को इंडिकेट कर रहा है, तो कहलाते हैं योग ऋण शब्द। जैसे आपका लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, हाथ में जिसके चक्र है, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो हैं जिससे किसी और को इंडिकेट कर रहा हो, शब्द तो खुद है लेकिन उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो किसी और चीज़ को बता रहा है, तो कहलाता है योग ऋण। समझ में आया? तो 3 तरीके के शब्द हैं, एक ऋण शब्द है और एक आपका यौगिक शब्द है, ठीक है, और तीसरा आपका जो है योग ऋण, यौगिक शब्द योग ऋण। तो ऋण शब्द वो है जो मौलिक रूप में हो, जैसे राम है, और इनका अलग अलग ब्रेक कर दे तो कोई मतलब नहीं उन अक्षरों का, ठीक है, तो ऋण शब्द कहते हैं, यानी रूठे हुए, ऋण है, बंजर है, बैरन, ऋण का मतलब बिल्कुल बंजर, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। यौगिक का मतलब 2 ऋण शब्द मिल जाएं तो उससे एक शब्द बनेगा, वो यौगिक कहलाएगा। मिला लेंगे तो अपना मतलब है, अलग अलग कर देंगे उसको तो उसका ब्रेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, यानी यौगिक शब्द 2 ऋण शब्दों के मिलने से बनता है। और योग ऋण होता है जो कि यौगिक तो होते हैं लेकिन उन शब्दों का अपना कोई मतलब नहीं, बल्कि किसी और कोई और मतलब निकल रहा होता है, किसी और को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जैसे लंबोदर है, दशानन है, पीताम्बर है, ठीक है, इस टाइप के शब्द, कच्चक्रपाणी है, ठीक, पंकज है, पंकज में तो पंकज क्या होता है, जो कीचड़ से उत्पन्न हो, पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ से उत्पन्न हो, ठीक है, अर्थात कमल, तो कमल को इंडिकेट कर रहा है, पंकज किसको इंडिकेट कर रहा है, कमल को, यानी जो कीचड़ में उत्पन्न हो। कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है, कमल, ठीक है, तो पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची तरीके से मान लीजिए, ठीक है, तो योग ऋण शब्द वो होते हैं। तो शब्द समझ में आ गया होगा आपको, हम समझते हैं जहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि हिंदी में हेर फेर होकर के जो शब्द आए, हिंदी में जो अलग अलग लैंग्वेज से आए वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी ज़रा समझा देते हैं इसी वीडियो में आपको, ताकि आपका एकदम तत्सम तद्भव और शब्द, यानी योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द और देशज विदेशज सब समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ तक पूरा वीडियो कायदे से आप देखिएगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिंदी में जो हेर फेर से आए, ठीक है, यानी जो शब्द हिंदी में हेर फेर से आए, हिंदी में हेरा फेरी करके, यानी हेर फेर से आए। अब हिंदी में हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से शब्द आए, तो आपके अरबी से आए, फारसी से आए, तुर्की से आए, ठीक है, अंग्रेजी से आए, पुर्तगाली से आए, पुर्तगाली लैंग्वेज है, फिर फ्रांसीसी, तो इतनी लगभग 6 भाषाओं से जो है हिंदी में शब्द आए हेर फेर करके, तो वो सब कहलाते हैं हिंदी में हेर फेर से आए शब्द, ठीक है। जैसे एक शब्द आपका होता है नुक्तेदार, नुक्तेदार शब्द जिसमें नुक्ता रखा है, वो हिंदी में जो आ गया बेनुक्तेदार, बेनुक्तेदार, जैसे नुक्ता रखा होता है, ठीक है। शब्द हम लेते हैं, जैसे लिखा होता है कीमत, कीमत, यहां पर नुक्ता रखा होता है, ठीक है। अब हिंदी में जब आ जाएगा तो खाली कीमत लिखेंगे, ठीक है। तो ये कीमत जो है आपका वो अरबी शब्द है, ठीक है, और कीमत जो आ गया वो हिंदी में हो गया। जैसे लिखा होता खूब, बिंदी रख दी गई, खूब हो गया, ठीक है, ये तुर्की का शब्द है, ये अरबी शब्द है। अब ये अगर जो हिंदी में आएगा तो खूब कहलाएगा, ठीक है, तुर्की का शब्द है ये, और हिंदी में आ गया। वो खूब जो है फारसी है, सॉरी तुर्की नहीं है, ये फारसी शब्द है, और हिंदी में आ गया खूब, ठीक है। या एक शब्द हम ले लें आगा, आगा जो है वो तुर्की का है, सॉरी बिंदी रख दिया, आगा ये तुर्की का शब्द है,
और ये हिंदी में आएगा तो आगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नुक्तेदार का बेनुक्तेदार शब्द बनना हिंदी में हो जाता है। ठीक है, कीमत है अरबी, खूब है फारसी, आगा है तुर्की शब्द। ठीक, तो ये हिंदी में आएंगे तो कीमत, खूब, आगा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, समझ लीजिए आप कि शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह आकार की मात्रा देना। ठीक है, यानी आ की मात्रा हो जाती है। जैसे लिखा है, विसर्ग है आखिरी में, विसर्ग की 2 बिंदी है। जैसे लिखा है आईना, ठीक है, तो ये बन जाएगा आईना। ठीक है, यानी कोई उसको हम विसर्ग की जगह आकार की आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगा दें। ये फारसी शब्द है, आईना जो है ये फारसी शब्द है और इसका बन जाएगा आईना। ठीक है, बड़ा का डंडा लग जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है चमचा, तुर्की शब्द है चमचा, तो इसका हो जाएगा चमचा। चा में बड़ा की मात्रा, आधा अक्षर हट जाएगा और चमचा हो जाएगा। तुर्की शब्द है ये चमचा। ठीक है, जैसे हैजा है तो अरबी शब्द है हैजा, ये अरबी शब्द है तो इसका बन जाएगा हैजा। ठीक है, तो ये अंकी बिंदी हटके बड़ा की मात्रा आ जाती है। ठीक, फिर आपका आगे हा होगा, उसकी जो है आगे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे बल्कि आकार की मात्रा जो है हकार की जगह आकार हो जाता है, इसको कहा जाता है हकार की जगह आकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह जो है वो शब्द है अरबी भाषा का। ठीक है, तो हकार की जगह आकार हो जाएगा तो अल्लाह की जगह अल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्लाह, ये हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये हकार की जगह आकार शब्द ले लेता है। ये कहाँ का है, अरबी शब्द है। ये शब्द अरबी का है, ये हिंदी का है, तो इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, हिंदी में हेर फेर से आते हैं। ठीक, और आकार की जगह हकार भी हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है परवा, परवा जो है वो अरबी शब्द है तो इसका हो जाएगा परवाह, ये हिंदी शब्द है। तो आकार से फिर हकार भी बन जाता है, तो आकार से फिर हकार भी हो जाता है। ठीक है, चेंजेस में। तो परवा जो है आपकी, सॉरी, परवा जो है आपका फारसी शब्द है, अरबी नहीं है, ये फारसी है, फारसी शब्द है और ये बन गया आपका परवाह हिंदी में। ठीक है, इसी तरीके से कुछ जो अंतिम अनुनासिक आकार होता है उनको आन दे दिया जाता है। अनुनासिक आकार का मतलब जैसे लिखा है दुका, दुका जो है आपका फारसी शब्द है, दुका ये फारसी शब्द है तो ये बन जाएगा दुकान, आन बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो फारसी शब्द है ये हिंदी में दुकान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ईया, ईमा है, ईमा एक अरबी शब्द है, ईमा, तो ईमान हो जाता है उसका। ठीक है, इसके अलावा छोटी ई को जो है या कर दिया जाता है, छोटी ई जो है उसको या कर दिया जाता है हिंदी में। ठीक है, छोटी ई क्या है, जैसे आपका लिखा है कायदा, कायदा ये अरबी का शब्द है तो ये बन जाता है कायदा, हिंदी में इसको कायदा बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी ई से या में चेंज हो जाएगा, कायदा जो है अरबी शब्द है। ठीक है, आधा आधा जो अक्षर होता है वो लुप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आधा अक्षर लुप्त, जैसे लिखा है मान लीजिए लिखा है ये नशा, अरबी शब्द है नशा तो इसका हो जाएगा नशा। ठीक है, आधा अक्षर लुप्त कर दिया जाएगा, अरबी शब्द है नशा, उसका हो जाएगा नशा। ठीक है, या बीच के आधे अक्षर को पूरा कर भी दिया जाता है, बीच का आधा अक्षर होता है उसको पूरा भी कर दिया, जैसे लिखा है किशमिश, किशमिश, तो यहाँ पर आधा अक्षर है तो ये पूरा अक्षर भी हो जाता है किशमिश। ठीक है, ये किशमिश जो शब्द है आपका वो आपका फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी से हिंदी में जब आएगा तो पूरा हो जाएगा किशमिश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीच की मात्रा जो है वो लुप्त भी हो जाती है। ठीक है, जैसे लिखा है आबोदाना, आबोदाना। ठीक है, तो बीच की मात्रा है आबोदाना,
बोदाना है, ये फारसी शब्द है, तो इसका हो जाएगा आबदाना। ठीक है, ये हट जाएगी मात्रा, यहाँ पर आबदाना हो जाएगा। ये आबोदाना जो है आपका फारसी शब्द है। ठीक है। अच्छा, बीच में अगर जो ई की मात्रा दे भी दी जाती, जैसे लिखा है आतशबाज, आतशबाज, तो इसका हो जाएगा आतिशबाज। हिंदी में आतिशबाज हो जाएगा। आतिशबाज जो है वो शब्द जो है आपका, या आतिशबाज कह लीजिए, आतिशबाजी कह लीजिए, तो आतिशबाज, आतिशबाजी लिख लीजिए चाहे, तो आतिशबाजी हो जाएगा। ठीक है, आतिशबाजी जो है वो फारसी शब्द है। ठीक है, यानी आतिशबाजी का आतिशबाजी हो जाएगा, ई की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर जो लघु है कोई अक्षर, हस्र बोला जाता है, या इसको हस्र भी बोलते हैं, ह्रस्व, तो वो दीर्घ हो जाता है, और अगर जो दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी चेंजेस होता है। जैसे आपका छोटी का ए हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, इस टाइप से चेंज होता है इसमें। ठीक है, और अक्षर में समवर्गीय परिवर्तन भी होता है। जैसे लिखा है बा, बा का मा हो जाएगा, अक्षर में भी चेंज होता है। जैसे लिखा होगा बालाई, बा का बालाई, तो बालाई से मलाई हो जाता है, तो अक्षर भी आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो मलाई हो जाता है। तो हिंदी से ये फारसी शब्द है बालाई, और हिंदी में जाएगा मलाई हो जाएगा। तो हिंदी में हेर फेर करके भी आए, अरबी, फारसी, तुर्की से जो हेर फेर करके शब्द आए, तो वो सब हिंदी में आ गए, तो वो सब हो गए तद्भव। ठीक है, एक तरीके से तद्भव। उनका ओरिजिनल जो था, उनका जो ओरिजिन था वो अरबी था, फारसी था, तुर्की था, लेकिन हिंदी में जब वो आ गए तो वो सब तद्भव हो गए। ठीक है, रूप परिवर्तित हो गया लेकिन मतलब नहीं बदला, तो इसको हम कहते हैं रूप परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको तत्सम तद्भव एकदम क्लियर हो गया, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ठीक है, तो लास्ट में एक बार और अपनी स्पेशल जो ट्रिक है बता देते हैं। अगर जो आपको बोलने में थोड़ी कठिनाई लगे शब्द को, तो समझ लीजिएगा तत्सम है, और आराम से बोलने बिल्कुल लगे हमारी अपनी लैंग्वेज है, तो समझ लीजिएगा तद्भव। ठीक है, दैट्स इट।